हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द एकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां हम एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास और सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। हमारा जो टॉपिक है जिस पे आज की हमारी डिस्कशन रहने वाली है वो है महादाई रिवर, एंड उसके बाद अभी एक रीसेंट नया वेरिएंट निकल के आया है जिसका नाम है JM1 वेरिएंट। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये वेरिएंट कैसे और किस तरीके से भिन्न है अपने पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से। आगे चर्चा करेंगे ज्ञान भारतम मिशन, अभी रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके बारे में चर्चा की है। अगला हम देखेंगे गोल्डन टेम्पल इन दिनों चर्चा में रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। उसके बाद का जो टॉपिक है आज का UN ग्लोबल रिपोर्ट्स है ऑन फूड क्राइसिस। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिसमें फूड क्राइसिस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बातें की गई है। अगला हमारा टॉपिक है हमारे जो 7 मेंबर डेलीगेशन है वो विश्व में अनेक देशों में जाएंगे जहां पे उनका जो मेन काम है वो टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रही है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं। अभी हाल ही में गोवा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट आई है जो कि NIO और हाइड्रोलॉजिस्ट रिपोर्ट है जिसने ये क्लेम किया है कि महादाई रिवर को अगर डाइवर्जन किया जाए अन्य राज्यों में तो इसके कुछ लिमिटेड कॉन्सिक्वेंसेस और लिमिटेड इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके कोस्टल रीजन, यानी कि कोस्टल जो भी आपके स्टेट है उनमें। तो चर्चा करेंगे हम महादाई रिवर के बारे में, क्योंकि महादाई रिवर एक बहुत ज्योग्राफी में हम रिवर्स पढ़ते हैं, इसका एक बहुत ही स्टैटिक पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो इसके बारे में पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि महादाई जो रिवर है वो किन राज्यों से होकर बहती है। तो आपके कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। अगला ऑप्शन है आपका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही जो जवाब है वो है कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। बात करेंगे महादाई रिवर के बारे में कि इसकी जो ओरिजिन है वो आपके कर्नाटका के वेस्टर्न घाट से होती है। जैसा हम इस मैप में देखते हैं कर्नाटका के वेस्टर्न घाट से आपकी इसकी ओरिजिन होती है महादेवी, और इसको मांडोवी रिवर भी कहा जाता है साथ साथ में, ठीक है। और यहाँ ओरिजिन के साथ और ये महाराष्ट्र और फिर उसके बाद गोवा से होते हुए अरेबियन सी में ये ड्रेन हो जाती है। तो इसलिए ये है इसके स्टेटिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महादाई नदी विवाद जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस के साथ आते हैं जल विद्युत परियोजना, राज्यों के बीच जल का बंटवारा, बाढ़ नियंत्रण उपाय, प्रदूषण प्रबंध। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राज्यों के बीच जो है जल बंटवारा से संबंधित है। ये तीनों राज्य गोवा, कर्नाटक और जो आपका महाराष्ट्र है, ये तीनों राज्यों के बीच इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो विस्तृत है। इस कारण से इसके पानी को लेकर अक्सर तीनों राज्यों में विवाद बने हुए हैं। इससे रिलेटेड कुछ हम देखेंगे कि एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक पैनल भी बनाया गया है जो कि डिस्प्यूट रिजोल्व करे। हालांकि अभी तक कोई भी सकारात्मक जो है उसकी कदम या फिर सकारात्मक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं हम कि ओरिजिनेट कहाँ से करता है, ये हमने चर्चा किया। इसके अलावा जो है कर्नाटक जो है वो यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर वो इस मांडोवी रिवर या फिर महादाई रिवर के जल को अपने एरिया में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके अगेंस्ट में गोवा ने प्रोटेस्ट गोवा में देखने को मिला बड़े पैमाने पर। गोवा वाले कह रहे हैं इससे हमारे जो राज्य है उसमें पानी की मात्रा में, नदियों में पानी की मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो कि मेनली पेयजल आवश्यकता है इनकी और पारिस्थितिकी संतुलन रिलेटेड ये सारी इसकी समस्याएं हैं। कुछ अन्य बात करते हैं तो एक है जल विवाद न्यायाधिकरण। तो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था जिससे कि इस रिवर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स थे उसको सुलझाने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये अभी भी किसी भी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है।
गोवा में इसे मांडोवी रिवर कहते हैं, जैसे कि मैंने चर्चा किया कि महादाई को ही मांडोवी रिवर कहते हैं, मांडोवी गोवा में कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न से पहले कुछ उससे रिलेटेड, आखिर वो जो प्रश्न है वो चर्चा में क्यों है, वो एक मुद्दे से रिलेटेड है, उस मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एक नए वेरिएंट की, JN1 वेरिएंट, राइट। JN1 वेरिएंट अभी चर्चा में रहा है। कोरोना वायरस के केसेस अभी दोबारा से रिसर्च हो रहे हैं। हमने देखा कैसे जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है या साउथ एशिया वाले रीजन है, इंडिया में भी इसके केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्रों में। तो क्या वेरिएंट है ये नया वाला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, JN वेरिएंट किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन है आपके इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, डेंगू और मलेरिया। इसका जो सही जवाब है वो है कोविड-19। तो जैसे कि कोविड-19 का जो हमने वेरिएंट देखा था अब तक, जो लास्ट वेरिएंट था जाना होगा वो था ओमिक्रोन, ठीक है। आपका ओमिक्रोन नाम का जो वेरिएंट था वो रिसेंट वेरिएंट था, उसी में माना जा रहा है कि कुछ म्यूटेशंस हुआ, कुछ बदलाव हुए हैं और उसके कारण इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है उसके जो फीचर्स है उसने अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ म्यूटेशन किया है। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? ये एक जो आपके कोविड के जो भी आपके सेल्स थे उसने क्या किया, फर्स्ट सेल को ही उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया और फर्स्ट सेल से को अपने परिवर्तन के कारण वो किसी तरीके के इन्फेक्शन को कॉज करता है। स्पाइक प्रोटीन में ही चेंजेस हो गए, वो एक्सेप्ट करता है इस तरीके की वायरसेस को। तो JN1 वेरिएंट के बारे में कि ये ओमिक्रॉन भी ये इसी परिवार से संबंधित है, इसी वेरिएंट से संबंधित है, राइट। तो इसके बारे में ये केसेस देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में ये केस सिंगापुर में राइज हुआ है, हांगकांग में राइज हुआ है, चाइना के कुछ रीजन्स में भी JN वेरिएंट देखने को मिला है। इसके सिम्टम्स जो है वो बेसिकली कोरोना वायरस वाले सिम्टम्स से ही मैच करते हैं और बेसिक इसमें जो इसके मृत्यु दर है वो अभी इसकी कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कितने प्रतिशत इसके फैटेलिटी रेट है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोविड-19 के वेरिएंट किस में बदलाव के कारण उभरते हैं? तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखें, वायरस एनवेलप, वायरस स्पाइक प्रोटीन, वायरस DNA और ह्यूमन इम्यूनिटी। तो ये अपने स्पाइक प्रोटीन में ही चेंजेस कर लेते हैं, ये अपने स्पाइक प्रोटीन में ही चेंजेस कर लेते हैं जो कि आगे इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो JN वेरिएंट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ये सब वेरिएंट है आपका ओमिक्रॉन का, जैसे कि मैंने चर्चा किया है। एंड ये जो है इसके जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वही है जो अफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन सेल्स को, ठीक है। अगला टॉपिक करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में भी पूरे वर्ल्ड को आगाह किया है। ये एक नया वेरिएंट है, इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही बताया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज्ञान भारतम मिशन से। हाल ही में चर्चा का मुद्दा बना रहा ज्ञान भारतम मिशन, जिसे कि आने वाले 9 जून को रिवैम्प किया जाएगा। ये रिवैम्प करने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ज्ञान भारतम मिशन है इससे पहले से ही नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, राइट, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है हमारा पहले से, उसी को वापस से रिवैम्प करके एक नया नाम दिया गया है ज्ञान भारतम मिशन, जो कि 9 जून को मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे आने से पहले, जैसा कि नाम है ज्ञान भारतम और मैन्युस्क्रिप्ट से तो पूरा ही नाम क्लियर हो जा रहा है कि किससे रिलेटेड है, मैन्युस्क्रिप्ट के कंजर्वेशन से रिलेटेड है बेसिकली ये स्कीम कहती है जो भी हमारे पांडुलिपियां रही होंगी उसको हमें डिजिटाइज करना है, उसको हमें डिजिटलाइज करना है, राइट, और उसको हमें मॉनिटर करना है, प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो किसी भी ऐसे सर्फेस जैसे कि आपके पाम लीफ हो गए और पेपर्स वगैरह हो गए, ये जो पुराने हमारे ऐतिहासिक
जो सोर्सेज में ये आते हैं हमारे पांडुलिपि, इनके संरक्षण की बात, क्योंकि ये जल्दी ही खराब हो जाते हैं और कई सारी हमारी पांडुलिपियां खराब भी हो चुकी है, जिसके कारण इतिहास के अध्ययन में हमें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। राइट, तो इसी के कंजर्व के लिए, इसी के संरक्षण के लिए नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन हमारे पास पहले से था। हालांकि इसकी जो चर्चा है वो बजट में भी की गई थी, जिसमें हमें मैन्युस्क्रिप्ट के कंजर्व को, अपने ऐतिहासिक विरासत को जो हमें कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है ना, इसके लिए इस स्कीम को दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड कि ज्ञान भारतम जो मिशन है आपका वो किससे संबंधित है। अभी तो हमने इतना ही चर्चा कर लिया कि ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न हो गया है। राइट, आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने मिलते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन से स्कीम्स को लॉन्च किया है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री है ऑप्शन के साथ आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन दो मिनिस्ट्री में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ज्ञान से हो गया आपका ज्ञान, यानी कि आप समझ सकते हैं एजुकेशन, पर ऐसा नहीं है, ये आपके कल्चरल मिनिस्ट्री से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो कुछ स्पष्टीकरण हो गया इसका कि इसको डिजिटाइज करना है, ट्रांसलेट करना है और एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व करना है। राइट, और इससे रिलेटेड कुछ अन्य इंफॉर्मेशन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें लगभग अभी हमारा कुछ टारगेट है कि कितने मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज और प्रिजर्व करना है। तो हमारा टारगेट है लगभग 1 करोड़ जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके प्रिजर्व के लिए और उसको डिजिटलाइज करने के लिए ये मिशन का एक गोल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी चर्चा में रहा है कि गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल की चर्चा में रहने की जो बात है वो कुछ इस तरीके से है, कहा जा रहा है और हमें ऐसा साक्ष्य भी मिला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के कई सारे सिविलियंस साइट को, रिलीजियस साइट को अटैक करने की कोशिश की है। इसी कोशिश में उसके जो टारगेट में से एक था वो था गोल्डन टेम्पल। हालांकि ये हमारे इंडियन आर्मीज की एक उपलब्धि है कि किसी भी पाकिस्तानी अटैक को भारत में नहीं होने दिया, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, उसको मार गिराया गया। ठीक है, तो उसी में चर्चा में रहा गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल पे ही पाकिस्तान वालों ने अटैक कर दिया था। तो अटैक कर दिया था ही कहा जाएगा क्योंकि इसकी कोई भी किसी भी तरीके की क्षति, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी पहले से ही प्रिपेयर्ड थी, उन्हें पता था, उनकी इंटेल डिपार्टमेंट इतनी स्ट्रांग है, पता था कि कौन से जगह को वो हिट कर सकता है। हमने सुरक्षा की जो स्थिति है पहले से ही मजबूत कर रखी थी। तो चर्चा में रहा आपका गोल्डन टेम्पल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको बचाने में या फिर किसी भी तरीके की पाकिस्तान की नापाक हरकत को फेल करने में, निस्तो नाबूद करने में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, ये हमारा उस समय का हीरो है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, इसमें ये हीरो निकल कर आया है और इसने कई सारे पाकिस्तानी जैसे शाहीन है और कई सारे उसके मिसाइल्स को, ड्रोन्स को इसने निस्तो नाबूद कर दिया है। इसमें L-70 एयर डिफेंस गन्स भी हैं हमारे इंडिया के, जिसके माध्यम से सारे ही पाकिस्तान के द्वारा होने वाले हमलों पे भारत ने उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया, एकदम 100% उसे मार गिराया है, इंटरसेप्ट किया है या हिट किया है। इससे रिलेटेड हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे गोल्डन टेम्पल स्टैटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि करंट के मुद्दों से स्टैटिक्स से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, हालांकि ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अमृतसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पर हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे कि गोल्डन टेम्पल जो है, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन टेम्पल किसके लिए जो एक मेजर प्लेस ऑफ वर्शिप है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन मैंने रखा है, तो ये भी आपके सिखों से रिलेटेड है, सिखिज्म से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं इस एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो गोल्डन टेम्पल को जो इनका बनाने का जो श्रेय है वो 16th सेंचुरी में आपके 5वें जो सिख के गुरु थे अर्जुन देव, उनको दिया जाता है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को दिया जाता है, उन्होंने इसे निर्मित कराया था। गोल्डन टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है,
वो नाम है आपका हरमिंदर सिंह साहब, ठीक है, हरमिंदर साहब। तो ये भी नाम है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने बिल्ड कराया था, क्वेश्चन रिलेटेड तो यहीं से होते हैं जब आपके गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड। इसमें हम एक ऑपरेशन, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका 1984 का एक टाइम था जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि भिंडर सिंह वाला के अगेंस्ट, ये आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न वाले, और उसमें आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे गोल्डन टेम्पल में भिंडर वाला ने किस तरीके से कब्जा कर लिया था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत गोल्डन टेम्पल को इस उनके जो ये भी टेररिज्म जो फैलाने का काम कर रहा था भिंडर वाला, उससे ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से हमारी इंडियन आर्मी ने वहां के लोगों को बचाया था। चलिए अगले पे आते हैं। तो कुछ एडिशनल डिटेल्स, जैसा कि ये तो आप जानते ही हैं कि प्रमुख तीर्थ स्थल पर्यटन में से एक है सिखिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यूएन रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर क्राइसिस के बारे में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट चर्चा का विषय बना रहा, ग्लोबल हंगर क्राइसिस के बारे में। तो ग्लोबल हंगर क्राइसिस जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है ना। 2024 में किस बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिला, भूख से लोग तड़प तड़प कर मरने जैसी सिचुएशन एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस और जो ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरणीय नुकसान है, इससे जितना हमें नुकसान नहीं हुआ, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिसेंट डेज में आपके रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि कहा जाता है ये जो है व्हीट बास्केट रीजन है आपके, यहाँ से 25% तक की जो आपके अनाज यानी कि व्हीट हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते थे अफ्रीका एशिया जैसे रीजन्स में। इस वॉर के कारण ये जो प्रणाली है, ये जो सप्लाई चेन है, ये बाधित हो गई, जिससे क्राइसिस में और इजाफा यानी कि फूड क्राइसिस में और इजाफा देखने को मिल रहा है। तो चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर क्राइसिस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत रूप से। तो देखते हैं कुछ डेटा कि 22% ऑफ पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में है, बहुत अधिक चरम रूप से प्रभावित हैं, लगभग 22% पीपल, राइट। उसके बारे में आगे हम बात करते हैं चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन भी अपने चरम स्तर पर है, माल न्यूट्रिशन बच्चों में देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा हम जब बात करते हैं कि 10% से लेके 45% तक जो ह्यूमैनिटेरियन फूड फंक्शनिंग था वो प्रभावित हुआ है आपका। इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज के पास आते हैं हम। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि खाद्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक रिपोर्ट में क्या शामिल है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। फूड इनसिक्योरिटी ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो अभी जलवायु आपदा चल रही है, क्लाइमेट डिजास्टर है, उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ये जो है वो की ड्राइवर्स हैं इस तरीके की फूड क्राइसिस के वर्स्ट सिचुएशन होने के लिए। फूड क्राइसिस की जो हमें सिचुएशन दिख रही है, ग्लोबल फूड क्राइसिस, इसमें इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। इन तीनों के कारण जो है इस तरीके की समस्या देश विश्व भर में देखने को मिल रही है। अफ्रीका और एशिया कुछ ऐसे आपके कॉन्टिनेंट हैं जहां पे सबसे अधिक जो है फूड क्राइसिस जैसे सिचुएशन से प्रभावित है। हमारा एक और इससे इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि आपका बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें हमारा टारगेट है कि 2030 तक जो भूखमरी है उसको 0 करना। टारगेट नंबर जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो 2 है ना। SDG 2 की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो हंगर क्राइसिस है, हंगर से रिलेटेड है। तो इसमें भी इस तरीके की सिचुएशन ने इस टारगेट को अचीव करने में बड़ी परेशानी या कठिनाई देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा भारत ने डेलीगेशन 7 मेंबर बॉडी डेलीगेशन को इंडिया गवर्नमेंट ने जो है वो बनाया है, और इसका उद्देश्य ये है कि हम वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो है हम ये चर्चा करेंगे, और भारत के लिए जो टेरर है, भारत के लिए जिस तरीके की टेरर से संबंधित समस्या है, पाकिस्तान का जो इसमें रोल है, इसको पूरे वैश्विक लेवल पर ये इसके सही चेहरे को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि जो भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है वो एंटी टेररिज्म की स्ट्रैटेजी रही है, और एंटी टेररिज्म स्टैंड है भारत का। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ उन्हीं इलाकों पे अटैक किया था जो कि पाकिस्तान में टेररिज्म को पनाह दे रहा था, कह सकते हैं आप। जैसे भारत ने अटैक किया था मुरीदके पर, भारत ने अटैक किया था आपका उसके जो रीजन है, जो कि उसके जैश ए मोहम्मद जैसे कुछ आतंकवादी संगठन है, उसके जो स्थान है उस पर किया था अटैक। पर रिटेलिएशन में या फिर पाकिस्तान ने वापस क्या किया, भारत के कई सारे सिविलियंस रीजन में अटैक किया। ये दिखाता है कि वो हमने तो टेरर के खिलाफ अटैक किया था, बट व्हाट पाकिस्तान डिड कि वो टेरर के खिलाफ नहीं, वो इंडिया के खिलाफ जंग कर रहा था। इसका अर्थ यही है कि पाकिस्तान ये मानता है कि उसने टेररिज्म को बना दे रखी है ना, तभी तो उसने ऐसी हरकत करी है। और बदले में आप ये देखिए, भारत ने जब 7 मेंबर डेलीगेशन को असाइन किया है, उसके बदले में पाकिस्तान भी अपने एक ऐसे मेंबर, अपने डिप्लोमेटिक पीपल को असाइन किया है कि आप भी जाएं ग्लोबल लेवल पर और जाकर ये बताएं। भारत की जो रणनीति रही है हमेशा से विश्व स्तर पर टेरर के खिलाफ रही है, टेरर को बेनकाब करने की रही है, क्योंकि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। तो ये हैं उनके कुछ मेंबर्स जो कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर है, जिससे कि हमारे शशि थरूर बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर हैं, उसके अलावा रविशंकर प्रसाद जी हैं, श्रीकांत सिंधे जी हैं। ये सारे 7 लोग हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि ये भी दिखाता है कि इंडिया ऐसी परिस्थितियों में इंडिया एक यूनाइट नेशन है, इंडिया की यूनिटी को दिखाता है, और किसी भी तरीके की टेररिज्म को इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसके कुछ टॉपिक्स में कुछ और बातें कि हमने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए और वैश्विक सहयोग को पाने के लिए या वैश्विक सहयोग गेन करने के लिए भारत ने 7 मेंबर डेलीगेशन असाइन किए हैं। तो भारत के 7 सदस्य देश है ना, 7 सदस्य प्रतिमंडल ने हाल ही में किससे संबंधित वार्ता में भाग लिया है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल टेररिज्म, ट्रेड एग्रीमेंट, स्पेस कॉर्पोरेशन। ऑब्वियस है ग्लोबल टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इस तरीके की जो हमारी डेलीगेशन बनाई गई है उसके क्या एम होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ऑप्शंस पे आते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, चर्चा का मुद्दा अभी बना रहा है इसलिए ये मुश्किल नहीं होगा प्रश्न अभी, पर आगे अगर आप रिवाइज ना करें तो शायद इसमें परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन 2 पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, खेल कूटनीतिक विकास करना, व्यापार विस्तार करना। तो ये बताएं कि हमारा सही जो जवाब है, हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि टेररिज्म का कोई भगवान या उनका कोई सिद्धांत नहीं होता, और टेररिज्म जो है वो किसी का सगा नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि यूएस में भी 2001 में टेररिज्म पनपा था, और उसने वहां के जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके टावर को टारगेट किया था, तो फिर यूएसए ने जो रिटेलिएशन किया था। तो भारत को भी कुछ इस तरीके का करना चाहिए। खैर ये भारत पे छोड़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। तो ये रहा हमारा अब तक का टॉपिक जो कि चर्चा का मुद्दा बना रहा। इससे रिलेटेड कुछ हमने एमसीक्यूज देखा, और यही हमारा ये सेशन एंड होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, चर्चा में रहे कुछ अगले मुद्दों को लेकर जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।
धन्यवाद।